नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल धीवर एकेडमी पर। दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 49 होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो बाल विकास, जिसे आप लोग सीडीपी के नाम से जानते हो। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो महा मैराथन क्लास फर्स्ट टेस्ट आप लोगों का रहने वाला है। ठीक है, मतलब मैं आप लोगों का ना बाल विकास अर्थात सीडीपी में से ना जितने भी आप लोगों का टॉपिक है उसमें से लगभग 30 प्रश्न आप लोगों से पूछूंगा। और इसमें से आप लोगों को ना टेस्ट सीरीज टाइप से आप लोगों को एग्जाम दिलाना है। प्रत्येक प्रश्न को बोलने के बाद आप लोगों के सामने लगभग 5 सेकंड का टाइम दूंगा मैं। ठीक है, क्योंकि देखो प्रश्न को मैं भी पढ़ रहा हूँ, ऑप्शन को भी मैं ही पढ़ रहा हूँ, तो इसीलिए आप लोगों को सोचने के लिए 5 सेकंड का टाइम है कि क्या इसका आंसर हो सकता है आप लोगों को बताने के लिए। और ज़्यादा अगर आप लोगों को टाइम चाहिए ना तो बिल्कुल स्किप कर लीजिए, बीच में रोक लीजिएगा आप लोग। ठीक है, लेकिन ट्राई कीजिए कि मेरे साथ साथ आप लोग पढ़ने की कोशिश कीजिए। जितना फास्ट तरीके से अभी सॉल्व करोगे ना उतना बेहतर होगा आपके एग्ज़ाम में। टाइम मैनेजमेंट को लेकर के टाइम बचेगा आप लोगों के लिए, तो जल्दी जल्दी आंसर लेने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। ठीक है, और आज की इस क्लास में मैं 30 प्रश्न टोटल पूछूंगा और इसको आप लोगों को टेस्ट एग्जाम टाइप से दिलाते हुए चलना है। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप लोग क्या कर सकते हो, एक पेन और कॉपी लेकर के बैठ सकते हो। और उस पेन कॉपी में ना ये ट्राई करना कि ऑप्शन प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर है वो ए है, बी का सी है, इस प्रकार से अलग अलग करते रहना ना। तो लास्ट में आप लोगों को ये पता चलेगा कि कितना आप लोगों का आंसर सही हुआ है इस 30 प्रश्नों में। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा डिस्कस ना करते हैं, सीधा सीधा प्रश्नों को पढ़ते हैं। और लास्ट में फिर आप लोगों को बताइएगा जरूर कि आप लोगों का कितना प्रश्न सही हुआ, ये जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को सबसे पहले आप ध्यान से पढ़िए। विद्यालय आधारित आकलन की मुख्य विशेषताएं है। ऑप्शन ए शिक्षक केंद्रित और व्याख्यान आधारित शिक्षण शास्त्र। ऑप्शन बी बाल केंद्रित और व्याख्यान आधारित शिक्षण शास्त्र। ऑप्शन सी बाल केंद्रित और गतिविधि आधारित शिक्षण शास्त्र। या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? बाल केंद्रित और गतिविधि आधारित शिक्षण शास्त्र करेक्ट हो जाएगा। कैसे? प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए। विद्यालय आधारित आकलन की मुख्य विशेषताएं हैं। विद्यालय आधारित आकलन बोला है जी, मतलब जो विद्यालय विद्यालय में टेस्ट वगैरह लिया जाता है, आकलन जो लिया जाता है उसकी विशेषता क्या है ये बोला है। तो उसकी जो विशेषता होगा वो बाल केंद्रित और गतिविधि आधारित शिक्षण शास्त्र ही ना हो जाएगा। क्योंकि ऑप्शन नंबर सी को देखोगे तो केवल सी जो है ना वही पॉजिटिव है, बाकी सबको देखोगे तो नेगेटिविटी को दर्शा रहा है। कैसे? तो सबसे पहले देखो शिक्षण केंद्रित, अभी का जो एनईपी 2020 है या उसके अलावा एनसीएफ 2005 है वो क्या बोला है? शिक्षण केंद्रित विद्यालय नहीं होता है जी, बाल केंद्रित विद्यालय होता है। उसके अलावा व्याख्यान मतलब सेवा, केवल भाषण दे करके पढ़ा करके चले जाना, इस प्रकार की भी नहीं होता है, तो ये निगेटिव है। उसके अलावा बाल केंद्रित तो पॉजिटिव है, लेकिन व्याख्यान जो बोला है वो भी नेगेटिव है। एक छोटे बच्चे को क्या आप व्याख्यान के आधार में पढ़ा सकते हो? क्या नहीं पढ़ा सकते, तो ये भी गलत होगा। उपरोक्त में से कोई नहीं भी नहीं होगा। और एक चीज़ मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ कि अगर प्रश्न पॉजिटिव बोला है तो आंसर भी पॉजिटिव लोगे ना जी। बाल केंद्रित और गतिविधि आधारित शिक्षण शास्त्र क्या होता है? बेहतर पढ़ाई होता है उसमें। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक दूसरा को ध्यान से पढ़िए। मानव विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए मानव विकास से तात्पर्य मनुष्य के आकार और भार में होने वाली वृद्धि से है। ऑप्शन बी मानव विकास मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी होता है। ऑप्शन सी मानव विकास केवल मात्रात्मक होता है। या ऑप्शन डी मानव विकास का अर्थ केवल शारीरिक अंगों में होने वाली वृद्धि से है। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले। तो प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। मानव विकास मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी होता है। अब आप लोगों के मन में ये सवाल आ सकता है कि मात्रात्मक क्या होता है? मात्रात्मक का मतलब ये होता है कि आपका जो विकास होता है, आपके शरीर का जो विकास होता है ना, जैसे आपकी लंबाई का बढ़ना, जैसे आपके शरीर का वजन का बढ़ना, जैसे आपके उंगलियों बाल दुनिया भर का ये जो होता है ना, मतलब बाल का बढ़ना, उंगलियों का बढ़ना, नाखूनों का बढ़ना, तो इस प्रकार की जो विकास होता है उसे मात्रात्मक जो विकास है वो कहा जाता है। उसके अलावा गुणात्मक विकास उसे कहा जाता है जो आपकी जो बुद्धि लब्धि है ना, मतलब आपका जो इंटेलिजेंस है ना उसका बढ़ना क्या कहलाता है? आपका जो गुणात्मक विकास है वो कहलाता है। जैसे आपकी मानसिकता का बढ़ना, आपके मस्तिष्क का चहुमुखी प्रकार से विकास होना, सोचने समझने की जो क्षमता है उसका विकास होना, मतलब आंतरिक जो गुण है ना उसका विकास होना क्या कहलाता है? गुणात्मक विकास कहलाता है। ठीक है, तो मानव विकास मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर
आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो कथा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। देखो आप लोगों को समझ में आए इस प्रकार से मैं बताने की कोशिश करता हूँ, केवल ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि प्रश्न क्रमांक 2 का ये आंसर हो गया उसके बाद चले जाएं। आप लोगों को समझना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि रटोगे तो कोई मतलब नहीं होगा, लेकिन समझोगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाओगी। आपकी जो मेंटालिटी है ना वो काफ़ी अच्छा तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक तीसरा को आप ध्यान से पढ़िए। मानसिक विकास के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन कौन सी मानसिक क्रियाएं सम्मिलित है। पहला को पढ़िए स्मृति, दूसरा चिंतन, तीसरा अभिप्रेरणा। ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 1 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3 या ऑप्शन डी केवल 2। तो क्या इसका आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 1 और 2। कैसे, मानसिक विकास के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन कौन सी मानसिक क्रियाएं सम्मिलित है। तो मानसिक विकास में जो मानसिक क्रियाएं सम्मिलित है वो पहला स्मृति हो जाएगा और दूसरा चिंतन हो जाएगा। स्मृति मतलब याद करना, किसी भी चीज़ को याद करने के लिए हम अपने मस्तिष्क को जोड़ देते हैं ना। उसके अलावा चिंतन करने के लिए क्या करते हैं, अपने मस्तिष्क को अपने दिमाग को जोड़ करते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि चिंतन जो होता है वो हार्मफुल होता है बोल करके दिमाग के लिए। तो इसीलिए मानसिक विकास में ना जो जो शामिल है उसमें मानसिक क्रियाओं में वो स्मृति हो जाएगा और चिंतन हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। लेकिन अभिप्रेरणा इसके अंतर्गत नहीं आएगा, मानसिक क्रिया अभिप्रेरणा नहीं है। अभिप्रेरणा का मतलब होता है मोटिवेशन जी। आप लोगों को मोटिवेशन क्या मस्तिष्क से मिलता है क्या, नहीं मिलता है ना। तो केवल स्मृति और चिंतन जो हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए 1 और 2 केवल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से मानव विकास के सिद्धांत से संबंधित कौन सा तथ्य सत्य है। ऑप्शन ए निरंतर विकास का सिद्धांत, ऑप्शन बी विकास की विभिन्न दर का सिद्धांत, ऑप्शन सी वंशानुक्रम व पर्यावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्या इसका आंसर हो सकता है। तो प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। कैसे, निम्नलिखित में से मानव विकास के सिद्धांत से संबंधित कौन सा तथ्य सत्य है बोला है। तो इसमें पहला भी सत्य हो जाएगा, निरंतर विकास का सिद्धांत। जो विकास होता है वो निरंतर चलते रहता है जीवन पर्यंत तक की। उसके अलावा बी विकास के विभिन्न दर का सिद्धांत, मतलब जो विकास होता है ना वो विभिन्न दरों में ना चलते रहता है। उसके अलावा ऑप्शन सी वंशानुक्रम व पर्यावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो वंशानुक्रम भी हम लोगों का क्या होता है, विकास होता है, पर्यावरण भी उसमें प्रभावित करता है विकास को। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 को ध्यान से पढ़िए। अधिगम की प्रक्रिया के बाधक कारक है। पहला तनाव, दूसरा थकान, तीसरा रुचि। ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 1 2 3, ऑप्शन सी 1 और 3 या ऑप्शन डी 2 और 3। तो क्या इसका आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर है 1 और 2 करेक्ट हो जाएगा। कैसे, अधिगम की प्रक्रिया के बाधक कारक है। तो बाधक कारक बोला है जी, अधिगम का जो मतलब होता है वो सीखना होता है, लर्निंग होता है। आपके सीखने में कौन कौन सा बाधक है। सबसे पहला तनाव जो है वो आप लोगों के सीखने में बाधक होगा, और दूसरा थकान जो है वो आपके सीखने में, मतलब कोई भी पार्ट को पढ़ो या किसी भी टॉपिक को सीखो या कोई भी कौशल को सीखे हो तो इसको सीखने में तनाव जो होता है वो बाधक होगा, थकान जो है वो बाधक होगा। लेकिन रुचि बाधक होगा क्या, नहीं होगा। रुचि मतलब आपका जो इंटरेस्ट होता है किसी भी कार्य को करने में, तो वो बाधक तत्वों में थोड़ी ना आएगा जी, नहीं आएगा। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए 1 और 2 जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 6वां को ध्यान से पढ़िए। गणित के प्रश्न को हल करना या किसी के बारे में कल्पना करना किस प्रक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन ए जैविक, ऑप्शन बी सामाजिक, ऑप्शन सी संज्ञानात्मक या ऑप्शन डी संवेगात्मक। तो क्या इसका आंसर हो सकता है। तो प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी संज्ञानात्मक करेक्ट हो जाएगा। कॉग्निटिव जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे, गणित के प्रश्न को हल करना या किसी के बारे में कल्पना करने किस प्रकार का उदाहरण है। तो गणित के प्रश्न को हल करना या किसी के बारे में कल्पना करना जो प्रक्रिया है ना वो संज्ञानात्मक कॉग्निटिव का उदाहरण है। कल्पना करना बोला है जी, इसको पकड़ा करो। कल्पना मतलब क्या होता है, आप सोचने को मजबूर करता है। तो सोचोगे कैसे, जब आप लोग क्या करोगे, कल्पना करके ही ना सोचोगे जी, डायरेक्ट थोड़ी सोच सकते हो।
हो। और सोचना जो है या कल्पना करना जो है वो किसके अंतर्गत आएगा, वो संज्ञानात्मक के अंतर्गत आ जाएगा, मतलब कॉग्निटिव के अंतर्गत आ जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर सी जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 को अब ध्यान से पढ़िए। विकास की कौन सी अवस्था में व्यक्ति मूर्त अनुभवों से परे चले जाते हैं और अमूर्त एवं अधिक तनाव रूप से सोचने लगते हैं? ऑप्शन ए संवेदी गामक अवस्था, ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या ऑप्शन डी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जी, तो ध्यानपूर्वक इसका आंसर लेने की कोशिश कीजिए। तो प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर डी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था करेक्ट हो जाएगा। कैसे? विकास की कौन सी अवस्था में व्यक्ति मूर्त अनुभवों से परे चले जाते हैं और अमूर्त एवं अधिक तार्किक रूप से सोचने लगते हैं? तो अमूर्त और अधिक तार्किक रूप से जो सोचने लगता है वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में सोचने लगते हैं। तो ये आप लोगों को याद रखना है। और सबसे पहले कैसे पहचानोगे ये बताओ ना। तो देखो इसमें क्या बोला है, विकास जो होता है वो कौन सी अवस्था है बोला है, जिसमें मूर्त जो अनुभव है, मतलब प्रत्यक्ष रूप से जो हमारा अनुभव है उससे परे चले जाते हैं और क्या करते हैं, अमूर्त और अधिक तार्किक रूप से सोचने लगते हैं। अमूर्त मतलब जो हमारे सामने नहीं है ना उसके बारे में भी हम लोग क्या करते हैं, सोचने लगते हैं, इमेजिनेशन करने लगते हैं। तो वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आ जाएगा या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आ जाएगा, दोनों एक ही है। ठीक है, क्योंकि देखो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं का नाम मुख्यतः 4 भाग में बांटा है। कितना? तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की अवस्था को 4 भाग में बांटा है। सबसे पहले जो होगा वो संवेदी गामक अवस्था होगा, जिसे संवेदी पेशी अवस्था भी कहा जाता है, जिसे अंग्रेजी में सेंसरी मोटर स्टेज कहा जाता है। और इसका जो आयु है ना वो 0 से लेकर की 2 वर्ष तक की रहता है। और दूसरा जो है ना वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहलाएगा, जिसकी जो आयु है ना वो 2 वर्ष से लेकर की 7 वर्ष रखा गया है, जिसे अंग्रेजी में और क्या कहा जाता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज भी कहा जाता है। उसके अलावा तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसका जो एज है ना वो 7 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक की है। और ये जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है उसे और किस नाम से जाना जाता है, उसे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के नाम से जाना जाता है। क्या? तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के नाम से भी इसको जाना जाता है। उसके अलावा अंतिम में औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, और ये जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है उसे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के नाम से भी जानते हैं। और इसका जो एज है ना वो 11 वर्ष से लेकर के अधिक है। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना। और इसे अंग्रेजी में और क्या कहा जाता है, तो इसे ना फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से जीन पियाजे ने ना अपना जो संज्ञानात्मक विकास की अवस्था है उसे 4 भाग में बांटा है। इन चारों को आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि इसी में से ही पूछा जाता है, अनेक प्रकार से जो प्रश्न है वो बनता है। और इसमें बोला है अमूर्त बोला है। ठीक है, अमूर्त तार्किक करने लगता है ना, तो अमूर्त तार्किक किस में करने लगेगा, वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में करने लगेगा। तो ये चीज़ आप लोगों को नोट करके रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 8वां को ध्यान से पढ़िए। बच्चे के शिक्षण में पियाजे के सिद्धांत से संबंधित कौन से विचार प्रयुक्त किए जा सकते हैं? आप लोगों के सामने 4 ये अलग अलग कथन दिया है, उसको पढ़िए। सबसे फर्स्ट को सृजनवादी उपागम का प्रयोग, दूसरा बच्चे के ज्ञान तथा चिंतन के स्तर को ध्यान में रखना, तीसरा सतत आकलन का प्रयोग, चौथा कक्षा कक्ष की व्यवस्था को अन्वेषण एवं खोज रूप में बदलना। ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 1 2 3 4, ऑप्शन सी 1 और 4 या ऑप्शन डी 1 2 3। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी 1 2 3 4 जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? बच्चे के शिक्षण में पियाजे के सिद्धांत से संबंधित कौन से विचार प्रयुक्त किए जा सकते हैं? तो पहला भी प्रयुक्त किया जा सकता है सृजनवादी उपागम का प्रयोग, दूसरा भी हो सकता है बच्चे के ज्ञान तथा चिंतन के स्तर को ध्यान में रखना, तीसरा भी हो सकता है सतत आकलन का प्रयोग, और चौथा भी है कक्षा कक्ष की व्यवस्था का अन्वेषण एवं खोज रूप से बदलना। तो जीन पियाजे के सिद्धांत से संबंधित जो विचार
विचार है ना, तो ये चारों विचार इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्नों को पढ़ते हुए चलते हैं, तो ध्यान से आप लोग पढ़ते हुए चलिएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 को ध्यान से पढ़िए। यदि कोई विद्यार्थी पढ़ने की इच्छा नहीं रखता है तो उससे किसी अच्छे परिणाम की आशा नहीं रख सकते। यह कथन सीखने की किस सिद्धांत को दर्शाता है? ऑप्शन ए प्रभाव का नियम, ऑप्शन बी नवीनता का नियम, ऑप्शन सी तत्परता का नियम या ऑप्शन डी अभ्यास का नियम। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर सी तत्परता का नियम करेक्ट हो जाएगा। कैसे? यदि कोई विद्यार्थी पढ़ने की इच्छा नहीं रखता है तो उससे किसी अच्छे परिणामों की आशा नहीं रख सकते। यह कथन सीखने के किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो वो तत्परता के नियम को दर्शाता है। मान के चलो कोई विद्यार्थी क्या है, पढ़ने की इच्छा उनको बिल्कुल भी नहीं है, तो क्या आप उससे कुछ आशा रख सकते हो क्या? नहीं रख सकते उसको। तो इस प्रकार की जो सिद्धांत है वो किससे संबंधित है, मतलब सीखने के किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो वो तत्परता के नियम को दर्शाता है। ये आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर बी प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम और तत्परता का नियम, ये तीनों जो नियम है वो किसने दिया था? अपने पिछले क्लास में आप लोगों को पढ़ाया था, थार्नडाइक ने दिया था। किसने? तो एडवर्ड थार्नडाइक ने ये तीनों नियम को दिया था। ये आप लोगों को नोट करके रखना है, पूछा जाता है ऐसे जो प्रश्न होता है वो। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। ये प्रश्न क्रमांक 10वां को ध्यान से पढ़िए। किसी समस्या का समाधान करते समय यदि वह विद्यार्थी अचानक से उस समस्या का हल ढूंढ लेता है तो इस प्रकार के अधिगम को कहते हैं। ऑप्शन ए अनुकरण द्वारा सीखना, ऑप्शन बी अभ्यास द्वारा सीखना, ऑप्शन सी अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना या ऑप्शन डी प्रयास व त्रुटि द्वारा सीखना। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना करेक्ट हो जाएगा इसमें। कैसे? किसी समस्या का समाधान करते समय यदि वह विद्यार्थी अचानक से उसी समस्या का हल ढूंढ लेता है तो इस प्रकार के अधिगम को क्या कहते हैं? तो उस अधिगम को जो कहते हैं वो अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना कहते हैं, मतलब लर्निंग बाय इंस्टेंट करेक्ट हो जाएगा। कैसे? अगर आप लोगों को और समझना हो तो ध्यानपूर्वक सुनिए, बताता हूँ। मान के चलो आप लोगों को मैं कोई समस्या दिया या कोई प्रोजेक्ट दिया और उस समस्या का आप लोग हल ढूंढने की कोशिश करो, लेकिन अभी तक की नहीं मिल पा रहा है। लेकिन एकाएक अचानक आप लोगों को उसका अगर हल मिल जाए ना इंस्टेंट में, तो वो क्या कहलाएगा? तो वो अचानक अगर आप लोगों को उस समस्या का हल मिल जाएगा तो वो अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना कहलाएगा, जिसे अंग्रेजी में लर्निंग बाय इंस्टेंट कहते हैं। मतलब अचानक से आप लोगों को उसका हल मिल गया क्विक से, तो उसे अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना कहलाता है। ये चीज़ आप लोगों को नोट करके रखना है इस प्रकार के प्रश्न को। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 11वां को ध्यान से पढ़िए। यदि कक्षा में कोई विद्यार्थी विभिन्न उत्तरों की तुलना करता है और यह निर्णय लेता है कि कौन सा उत्तर सर्वश्रेष्ठ है, तो यह किस प्रकार का चिंतन है? ऑप्शन ए सृजनात्मक चिंतन, ऑप्शन बी नवाचारी चिंतन, ऑप्शन सी समालोचनात्मक चिंतन या ऑप्शन डी कल्पनाशील चिंतन। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर सी समालोचनात्मक चिंतन करेक्ट हो जाएगा। कैसे? यदि कक्षा में कोई विद्यार्थी विभिन्न उत्तरों की तुलना करता है और यह निर्णय लेता है कि कौन सा उत्तर सर्वश्रेष्ठ है, तो यह किस प्रकार का चिंतन है? मान के चलो आप लोगों को ना जब कोई उत्तर मिल रहा हो और उस उत्तर को आप लोग कंपेयर करते हो कि बेस्ट उत्तर कौन सा है, तो आप लोग क्या कर रहे हो? दो आंसरों के बीच कंपेयर कर रहे हो ना, मतलब तुलना कर रहे हो। तो तुलना में क्या होगा? समालोचनात्मक चिंतन होगा ना जी। आलोचनात्मक आप लोग, समालोचनात्मक मतलब दो बात, दोनों को मिलाते हुए आप लोग चल रहे हो ना कि दोनों में बेस्ट कौन सा है। तो समालोचनात्मक जो चिंतन है वो इसके अंतर्गत आएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 12वां को ध्यान से पढ़िए। यदि एक विद्यार्थी गाने की अच्छी धुन बना सकता है और वह अन्य विद्यार्थियों के साथ अंतःक्रिया करता है, दूसरे की सहायता करता है और उसका सामाजिक दायरा बहुत अच्छा होता है, तो वह किस प्रकार का बौद्धिक कौशल अच्छा है? ऑप्शन ए संगीतमय और अंतःव्यक्तिक, ऑप्शन बी संगीतमय और अंतर्व्यक्तिक,
ऑप्शन सी अंतर्वैयक्तिक और शाब्दिक, या ऑप्शन डी शाब्दिक और संगीतमय। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 12वां का जो करेक्ट आंसर है ना, वो ऑप्शन नंबर बी संगीतमय और अंतर्वैयक्तिक करेक्ट हो जाएगा। कैसे? यदि एक विद्यार्थी गाने की अच्छी धुन बना सकता है और वह अन्य विद्यार्थियों के साथ अंतःक्रिया करता है, दूसरे की सहायता करता है और दूसरे की सामाजिक दायरा बहुत अच्छा है, तो वह किस प्रकार का बौद्धिक कौशल अच्छा है? तो वो संगीतमय और अंतर्वैयक्तिक हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 12वां का जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है ना, वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी अंदाज में। चलिए प्रश्न क्रमांक 13वां को पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्धि परीक्षण के संदर्भ में सही है? ऑप्शन ए बुद्धि परीक्षण केवल शाब्दिक होते हैं। ऑप्शन बी अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में बहुत से कथन होते हैं। ऑप्शन सी बुद्धि परीक्षण के प्रयोग हम किसी भी आयु वर्ग के लिए कर सकते हैं। या ऑप्शन डी बुद्धि परीक्षण का प्रयोग हम उसी आयु वर्ग पर ही कर सकते हैं जिसके लिए वह बना है। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बुद्धि परीक्षण का प्रयोग हम उसी आयु वर्ग पर ही कर सकते हैं जिसके लिए वह बना है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्धि परीक्षण के संदर्भ में सही है? तो बुद्धि परीक्षण के जो संदर्भ में सही है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बुद्धि परीक्षण का प्रयोग हम उसी आयु वर्ग से ही कर सकते हैं जिसके लिए वह बना हो। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो बुद्धि परीक्षण जो बना होता है ना, वो उसी आयु वर्ग के लिए किया जा सकता है जिसके लिए वो स्वयं बना होता है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 को ध्यान से पढ़िए। शिक्षण की प्रक्रिया में कौन सा उपागम अधिगमकर्ता को केंद्र में रखता है, ना कि शिक्षक को केंद्र में रखता है? ऑप्शन ए शिक्षार्थी केंद्रित उपागम, ऑप्शन बी सृजनवादी उपागम, ऑप्शन सी शिक्षक केंद्रित उपागम, या ऑप्शन डी एक और दो दोनों। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर डी एक और दो दोनों करेक्ट हो जाएगा। कैसे? शिक्षा की प्रक्रिया में कौन सा उपागम अधिगमकर्ता को केंद्र में रखता है, ना कि शिक्षक को केंद्र में रखता है? तो वो शिक्षार्थी केंद्रित उपागम भी हो जाएगा और सृजनवादी उपागम भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर डी एक और दो दोनों करेक्ट हो जाएगा। और अभी का एनसीएफ 2005 में आप लोगों को ये स्पष्ट रूप से पढ़ा दिया होना कि एनसीएफ 2005 में ये साफ साफ बोला गया है कि जो शिक्षण प्रणाली है वो विद्यार्थी केंद्रित होना चाहिए, मतलब जो छात्र केंद्रित होना चाहिए, शिक्षक केंद्रित बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और वो सृजनवादी भी होना चाहिए। तो इन दोनों को आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 को ध्यान से पढ़िए। एक विद्यार्थी इसलिए सुंदर हस्तलेखन लिखता है क्योंकि उसके शिक्षक उसकी नोटबुक में एक बड़ा सा स्टार देते हैं। यह उदाहरण है। ऑप्शन ए आंतरिक अभिप्रेरणा का, ऑप्शन बी अधिगम का, ऑप्शन सी अभ्यास का, या ऑप्शन डी बाह्य प्रेरणा का। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो ऑप्शन नंबर डी बाह्य अभिप्रेरणा का करेक्ट हो जाएगा। कैसे? एक विद्यार्थी इसलिए सुंदर हस्तलेखन लिखता है क्योंकि उसके शिक्षक उसकी नोटबुक में एक बड़ा स्टार देता है। यह उदाहरण है। तो मान के चलो एक जो विद्यार्थी वो बहुत अच्छा तरीका से अपना जो हैंड राइटिंग है वो लिखता है, और लिखने का जो वजह है ना, उसका जो शिक्षक है उसको क्या देता है, उनके नोटबुक में बड़ा सा स्टार देता है कि बेटा तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। तो इस प्रकार की जो अभिप्रेरणा है वो क्या होगा, मतलब इस प्रकार की जो एक्टिविटी है वो क्या होगा, बाह्य अभिप्रेरणा होगा जी। मतलब उस विद्यार्थी को बाहरी तौर पर उसके शिक्षक के द्वारा क्या दिया जा रहा है, मोटिवेट किया जा रहा है, तो वो बाहरी अभिप्रेरणा होगा। आंतरिक अभिप्रेरणा कब होता है, जब खुद से मोटिवेशन मिले तो वो आंतरिक अभिप्रेरणा होता है, लेकिन ये बाह्य अभिप्रेरणा है दूसरों के द्वारा दी जा रही जो मोटिवेशन होता है वो। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 16 को ध्यान से पढ़िए। किसी विद्यालय में भोजन अवकाश की घंटी रोज अपराह्न 12 बजे बजती है। यदि किसी दिन अपराह्न 12 बजे घंटी नहीं बजती लेकिन फिर भी बच्चे भोजन अवकाश के लिए उठकर बाहर चले जाते हैं, यह खाली स्थान का उदाहरण है। ऑप्शन ए शास्त्रीय अनुबंधन, ऑप्शन बी क्रिया प्रसूत अनुबंधन, ऑप्शन सी सूझ का सिद्धांत, या ऑप्शन डी संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो क्या इसका आंसर हो सकता है?
तो प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर ए शास्त्रीय अनुबंधन करेक्ट हो जाएगा। कैसे? किसी विद्यालय में भोजन अवकाश की घंटी रोज अपराह्न 12 बजे बजती है। यदि किसी दिन अपराह्न 12 बजे घंटी नहीं बजती लेकिन फिर भी बच्चे भोजन अवकाश के लिए उठकर बाहर चले जाते हैं, यह खाली स्थान का उदाहरण है। तो ये जो उदाहरण है ना वो शास्त्रीय अनुबंधन का उदाहरण है, जिसे ना इवान पावलोव ने दिया था। किसने? तो इवान पावलोव नामक मनोवैज्ञानिक ने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया है। और आप लोगों को याद होगा कि मैंने आप लोगों को एक जो सिद्धांत है वो पढ़ाया था कि इवान पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था। तो इवान पावलोव ने जो है ना वो कुत्ते पर प्रयोग किया था। किस पर? तो वो कुत्ते पर प्रयोग किया था। और प्रतिदिन क्या करता था, कुत्ते को एक पिंजड़े में बांध देते था और बांधने के बाद सुबह होता था तो सुबह एक घंटी बजाता था और घंटी बजाने के बाद उसको भोजन देता था और उसके बाद शाम को एक घंटी फिर से बजाता था और फिर से भोजन देता था। तो इसी प्रकार से हफ्ते भर उसको किया और उसके बाद एक दिन क्या हुआ, एक दिन उन्होंने घंटी बजाया सुबह लेकिन उनको भोजन नहीं दिया। तो एक जो कुत्ता है ना वो उन्होंने क्या किया, जैसे ही घंटी की आवाज़ सुना ना तो उसके मुंह से लार निकलने लगा और इधर उधर घूमने लगा। और इसका वजह जो था ना उसको ये लगा कि जैसे ही घंटी ये बजा ना मतलब मेरे को भोजन मिलेगा। तो इस प्रकार से उन्होंने क्या किया था, इवान पावलोव ने प्रयोग किया था शास्त्रीय अनुबंधन के माध्यम से। ठीक उसी को ना ये जो कथन है उससे बदल दिया है। आप लोगों को कंपेरिजन नहीं कर रहा हूँ, बच्चे अलग होते हैं और जो डॉग होते हैं वो अलग होते हैं। ठीक है, मतलब उसको ना घुमा करके कैसे प्रश्न पूछा जाता है इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है, इसलिए आप लोगों को बताया हूँ ये। और अपने पिछले क्लास में आप लोगों को शास्त्रीय अनुबंधन के बारे में इवान पावलोव ने कुत्ते पर किस प्रकार से प्रयोग किया है इसके बारे में अच्छे से और भी बता दिया हूँ। सेम टू सेम उसी प्रकार से इसमें भी बोला है, ये जो रिएक्शन है वो यही बोला है प्रश्न क्रमांक 16 जो है वो। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 16 का क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए शास्त्रीय अनुबंधन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा ऑप्शन नंबर बी क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। तो क्रिया प्रसूत का जो सिद्धांत है वो स्किनर ने दिया था। और स्किनर ने किस पर प्रयोग किया था इसको भी आप लोगों को बताया था ना कि स्किनर ने कबूतर पर प्रयोग किया था, उसके अलावा चूहे पर प्रयोग किया था। तो स्किनर महोदय ने ना क्रिया प्रसूत का सिद्धांत दिया था, ये आप लोगों को याद रखना है। मतलब क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो सिद्धांत है वो स्किनर महोदय का है। ठीक है, उसके अलावा ऑप्शन नंबर सी सूज का सिद्धांत। सूज का सिद्धांत किसने दिया है, तो सीज का जो सिद्धांत है वो कोहलर महोदय ने दिया था। किसने? तो कोहलर महोदय ने सूज का सिद्धांत दिया था, ये भी आप लोगों को याद रखना है, चाहो तो नोट करके भी रख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 16 का क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। एक्स्ट्रा बताने का मतलब ये रहता है कि आप लोगों को याद रहना चाहिए तमाम जो चीज होता है उसके बारे में। चलिए प्रश्न क्रमांक 17 को आप ध्यान से पढ़िए। सीखने का कौन सा सिद्धांत पुनर्बलन पर विशेष बल देता है? ऑप्शन ए क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, ऑप्शन बी अंतर्दृष्टि सिद्धांत, ऑप्शन सी उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत या ऑप्शन डी ज्ञानात्मक क्षेत्रीय सिद्धांत। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सीखने का कौन सा सिद्धांत पुनर्बलन पर विशेष बल देता है? तो सीखने का जो सिद्धांत है जो पुनर्बलन पर क्या करता है, बल देता है ना, वो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। और ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था, तो वो बी.एफ. स्किनर ने दिया था, ये आप लोगों को याद रखना। और बी.एफ. स्किनर जो है ना वो कबूतर पर प्रयोग किया था, ये भी आप लोगों को नोट करके रखना है, ऐसे जो क्वेश्चन है ना वो पूछा जाता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 18 को ध्यान से पढ़िए। समावेशित शिक्षा का अर्थ है? ऑप्शन ए विशिष्ट बच्चों के लिए शिक्षा, ऑप्शन बी सामान्य विद्यालयों में केवल दृष्टिबाधित बच्चों को सम्मिलित करना, ऑप्शन सी सभी बच्चे एक ही विद्यालय में एक साथ पढ़ते हैं या ऑप्शन डी दिव्यांगजनों को समेकित विद्यालय में सम्मिलित करना। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। सभी बच्चे एक ही विद्यालय में एक साथ पढ़ते हैं, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? समावेशी शिक्षा का अर्थ है, तो समावेशित या समावेशी जो शिक्षा का अर्थ होगा वो सभी बच्चों को एक ही विद्यालय में एक ही कक्षा में एक ही शिक्षकों द्वारा जब पढ़ाया जाता है ना तो उसे समावेशी शिक्षा कहते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी प्रकार के जो बच्चे हो ना, सभी को एक विद्यालय में एक कक्षा
कक्षा में एक ही शिक्षकों द्वारा जब बिना किसी भेदभाव के पढ़ाया जाता है तो उसे समावेशी शिक्षा के नाम से जाना जाता है। ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 19 को अब ध्यान से पढ़िए। अधिगम है, पहला को देखिए, नवीन ज्ञान का अर्जन, दूसरा नवीन कौशल का अर्जन, तीसरा नवीन मूल्यों का अर्जन। ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 1, 2 और 3, ऑप्शन सी 2 और 3 या ऑप्शन डी केवल 1। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 1, 2 और 3 जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? अधिगम है, अधिगम का जो मतलब होता है वो लर्निंग होता है, सीखना होता है जी। जो सीखना होता है वो क्या होता है? नवीन ज्ञान का अर्जन भी होता है, नवीन कौशल का भी अर्जन होता है और नवीन मूल्यों का भी अर्जन होता है। क्योंकि अधिगम जो सीखना होता है वो तीनों ही ना हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 20 को ध्यान से पढ़िए। कॉलम ए का मिलान कॉलम बी से कीजिए। कॉलम ए में देखो विद्यालय का वातावरण दिया है और कॉलम बी में उदाहरण दिया है। सबसे पहला शारीरिक, दूसरा मनोवैज्ञानिक, तीसरा सामाजिक और चौथा सांस्कृतिक। पहला प्यार और देखभाल, दूसरा दोस्त के साथ खेलना, तीसरा कक्षा कक्षों की संख्या और चौथा रीति रिवाज। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? चलिए कॉलम ए और कॉलम बी को आपस में मिलाते हैं। सबसे पहला शारीरिक दिया है, शारीरिक जो होगा ना वो किस में आएगा? कक्षा कक्षों की संख्या में हो जाएगा क्योंकि उसमें शारीरिक संख्याओं को बताएगा। दूसरा मनोवैज्ञानिक, तो मनोवैज्ञानिक जो आएगा वो प्यार और देखभाल के अंतर्गत जो है रहेगा ना वो मनोवैज्ञानिक आ जाएगा। उसी प्रकार से तीसरा सामाजिक, तो सामाजिक जो आएगा वो किस में आएगा? जो सामाजिक है वो दोस्तों के साथ खेलना सामाजिक आ जाएगा। क्योंकि देखो दोस्तों के साथ खेलना मतलब ग्रुप में खेलना, ग्रुप जो खेलना होता है वो क्या करता है? एक दूसरे की जो आदत है, जो हैबिट है, जो गुण है ना वो एक दूसरे में क्या होता है? ट्रांसफ़र होते रहता है। तो वो सामाजिक के अंतर्गत आ जाता है क्योंकि एक साथ जो मिल करके खेलते हैं इस वजह से। उसके अलावा चौथा सांस्कृतिक, सांस्कृतिक जो आएगा वो किस में आएगा? वो रीति रिवाज और परंपरा में आ जाएगा। हमारी संस्कृति क्या होती है जी? रीति रिवाज को मानना, परंपरा को मानना क्या हो गया? वही ना संस्कृति कहलाता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 21 को ध्यान से पढ़िए। थर्मामीटर के उपयोग का प्रदर्शन करते हुए क्वांथम और हिमांक को दर्शाना उदाहरण है। ऑप्शन ए सरलीकृत पाठचर्या का, ऑप्शन बी पूरक पाठचर्या का, ऑप्शन सी काल्पनिक पाठचर्या का या ऑप्शन डी गतिविधि आधारित पाठचर्या का। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 21 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी गतिविधि आधारित पाठचर्या का करेक्ट हो जाएगा। कैसे? थर्मामीटर के उपयोग का प्रदर्शन करते हुए क्वांथनांक और हिमांक को दर्शाना उदाहरण है। गतिविधि का प्रयोग करते हुए बोला है जी, मतलब प्रदर्शन करते हुए बोला है। प्रदर्शन का मतलब क्या होगा जी? गतिविधि आधारित पाठचर्या ना आप लोग पढ़ा रहे हो। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 21 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 22 को अब ध्यान से पढ़िए। विब्योर उदाहरण है। ऑप्शन ए न्यूमोनिक का, ऑप्शन बी चिंतन का, ऑप्शन सी प्रत्यक्षीकरण का या ऑप्शन डी तर्क का। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 22 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए न्यूमोनिक करेक्ट हो जाएगा। कैसे? विब्योर का उदाहरण है तो विब्योर का जो उदाहरण होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए न्यूमोनिक जो है ना इसके बारे में करेक्ट हो जाएगा। और आप लोगों के लिए ना मैं ये होमवर्क के तौर पे छोड़ देता हूँ कि विब्योर क्या है आप एक्सप्लोर कीजिए और उसके बाद ये न्यूमोनिक क्या है इसको भी अच्छे से एक्सप्लोर कीजिए। उसके बाद जब आप लोगों को ना जब नेक्स्ट क्लास लाऊंगा ना तो उसमें आप लोगों को इसका डिटेल भी दे दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 23वां को ध्यान से पढ़िए। विद्यालयों में पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों को बेहतर तरीके से नियोजित एवं आयोजित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से बिंदु पर विचार किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए गतिविधियां आयु विशेष नहीं होनी चाहिए, ऑप्शन बी गतिविधियों की योजना बच्चे के शारीरिक संज्ञानात्मक एवं भावात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए बनानी चाहिए, ऑप्शन सी गतिविधियां केवल शारीरिक विकास पर केंद्रित होनी चाहिए या ऑप्शन डी केवल व्यक्तिगत उन्मुखी गतिविधियों की ही योजना बनानी चाहिए। तो क्या इसका आंसर हो सकता है?
तो प्रश्न क्रमांक 23 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। गतिविधियों की योजना बच्चे की शारीरिक, संज्ञानात्मक एवं भावात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए बनानी चाहिए, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों को बेहतर तरीके से नियोजित एवं आयोजित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से बिंदु पर विचार किया जाना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर बी ही ना करेक्ट हो जाएगा जी। मान के चलो किसी प्रकार की गतिविधियों को मैं क्या कर रहा हूँ, आयोजन कर रहा हूँ, तो उसमें मैं क्या ध्यान रखूंगा? ध्यान जो रखने वाली बात है वो बच्चे की शारीरिक, संज्ञानात्मक एवं भावात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए मैं योजना बनाऊंगा। छोटे बच्चों के लिए अलग खेल रखूंगा, बड़े बच्चों के लिए अलग खेल का आयोजन करूंगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 23 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 24 को ध्यान से पढ़िए, फिर से आप लोगों के लिए ना कूट में प्रश्न है। सबसे पहले कॉलम ए में दिव्यांगता के प्रकार दिया है और दूसरा कॉलम बी में पाठचर्या का अनुकूलन दिया है। फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए, चलन बाधित दिव्यांगता, दूसरा सीखने संबंधी दिव्यांगता, तीसरा अल्पदृष्टि दिव्यांगता। पहला को पढ़िए, ए में किसी पाठचर्या अनुकूलन की आवश्यकता नहीं, दूसरा शिक्षण रणनीतियों एवं निर्देशात्मक विधि का अनुकूलन और तीसरा बड़े अक्षरों में किताबें। तो क्या इसका आंसर होगा? आपको बताना है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो प्रश्न क्रमांक 24 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सबसे पहले देखो कॉलम ए में दिव्यांगता के प्रकार दिया है और दूसरा पाठचर्या का अनुकूलन दिया है कॉलम बी में। तो सबसे पहला को पढ़िए, चलन बाधित दिव्यांगता। तो चलन बाधित जो दिव्यांगता आएगा वो किस में आएगा? वो किसी पाठचर्या अनुकूलन की उसको आवश्यकता नहीं है क्योंकि उसको फिजिकल प्रॉब्लम है। उसके अलावा दूसरा को पढ़िए, सीखने संबंधी दिव्यांगता। तो सीखने संबंधी जो दिव्यांगता आएगा वो किस में आएगा? शिक्षण रणनीति एवं निर्देशात्मक विधि में अनुकूलन करने में आ जाएगा। उसी प्रकार से तीसरा को देखो, अल्पदृष्टि दिव्यांगता। तो अल्पदृष्टि मतलब जिसको देखने में तकलीफ होगा तो उसके लिए क्या होगा? बड़े अक्षरों में किताबें को उपलब्ध ही ना कराओगे जी हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 24 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 25 को अब ध्यान से पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न सर्वश्रेष्ठ है जिससे हम बच्चे की समझ की योग्यता का आकलन कर सकते हैं? ऑप्शन ए, भारत की राजधानी क्या है? ऑप्शन बी, सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? ऑप्शन सी, हम सर्दियों में गर्म कपड़े क्यों पहनते हैं? या ऑप्शन डी, महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 25 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी, हम सर्दियों में गर्म कपड़े क्यों पहनते हैं, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न सर्वश्रेष्ठ है जिससे हम बच्चे की समझ की योग्यता का आकलन कर सकते हैं? तो बच्चों की समझ की योग्यता का जो आकलन है ना वो ऑप्शन नंबर सी, हम सर्दियों में गर्म कपड़े क्यों पहनते हैं। तो इस प्रकार के जो प्रश्न है ना वो बच्चे की जो समझ की आकलन करता है, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 25 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 26 को ध्यान से पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए, विद्यार्थियों में संवेग के विकास एवं सौंदर्य बोध हेतु गतिविधियां, सृजन, नाटक एवं नृत्य। ऑप्शन बी, व्यक्तिक व सामाजिक कौशल के विकास हेतु गतिविधियां, सामूहिक खेल, गायक में प्रतिभागिता। ऑप्शन सी, स्थूल गत्यात्मक कौशल को बढ़ावा देने हेतु गतिविधियां, चलना, कसरत करना। या ऑप्शन डी, सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल को बढ़ावा देने वाली गतिविधियां, बागवानी, पकड़ना, भागना। तो प्रश्न क्रमांक 26 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल को बढ़ावा देने वाली गतिविधियां, बागवानी, पकड़ना व भागना जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है बोला है जी, मतलब सही नहीं है बोला है। तो सबसे पहला जो होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी, सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल हो जाएगा। सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का मतलब ये होता है कि वो छोटे छोटे हम लोग जब पेन में लिखते हैं ना, जैसे उंगलियों का प्रयोग करते हैं, है ना, जैसे पेन में लिखना होता है, ये सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल के अंतर्गत आता है, जिसके अंतर्गत बागवानी, पकड़ना व भागना जो है ना ये सुमेलित नहीं है। बाकी तीनों सुमेलित है, ए, बी और सी तीनों जो है ना वो सुमेलित है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 26 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। अब 3 ही प्रश्न आप लोगों के समक्ष बचा हुआ है। चलिए प्रश्न क्रमांक 27 को पढ़िए। एरिक एरिक्सन के अनुसार 6 से 11 वर्ष के आयु के बच्चे विकास की किस अवस्था में होते हैं? ऑप्शन ए विश्वास बनाम अविश्वास, ऑप्शन बी परिश्रम बनाम हीनता, ऑप्शन सी अतरंगता बनाम अलगाव या ऑप्शन डी पहल बनाम अपराध। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 27 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी परिश्रम बनाम हीनता करेक्ट हो जाएगा। कैसे? एरिक एरिक्सन के अनुसार 6 से 11 वर्ष आयु के बच्चे विकास के किस अवस्था में होते हैं? तो 6 से 11 वर्ष के जो बच्चे होते हैं ना वो विकास के परिश्रम बनाम हीनता में होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि 6 से 11 वर्ष के बीच के जो बच्चे होते हैं वो परिश्रम करना भी अच्छी तरह से जानते हैं, और वो कोई काम अगर उसको पसंद नहीं आता ना तो उसमें हीन की जो भावना होता है वो भी आता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 27 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 28 को अब ध्यान से पढ़िए। सृजनात्मक चिंतन की किस अवस्था में हम यह निर्णय लेते हैं कि अंतर्दृष्टि मूल्यवान है और अनुसरण करने योग्य है? ऑप्शन ए विस्तारीकरण, ऑप्शन बी अंतर्दृष्टि, ऑप्शन सी मूल्यांकन या ऑप्शन डी उद्भवन। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 28 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी अंतर्दृष्टि करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सृजनात्मक चिंतन की किस अवस्था में हम यह निर्णय लेते हैं कि अंतर्दृष्टि मूल्यवान है और अनुसरण करने योग्य है? तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा, अंतर्दृष्टि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 29 को पढ़िए। रोडसा इंक ब्लैक परीक्षण है। ऑप्शन ए व्यक्तित्व परीक्षण, ऑप्शन बी बुद्धि परीक्षण, ऑप्शन सी रुचि परीक्षण या ऑप्शन डी अभिक्षमता परीक्षण। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 29 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर ए व्यक्तित्व परीक्षण करेक्ट हो जाएगा। कैसे? रोडसा इंक ब्लैक परीक्षण है, तो रोडसा इंक ब्लैक जो परीक्षण है ना वो व्यक्तित्व परीक्षण होगा, ये आप लोगों को याद रखना है। और अपने पिछले क्लास में भी आप लोगों को पढ़ाया था मैंने, अगर नहीं देखे होंगे ना तो पिछले क्लास में जा करके देखोगे ना। व्यक्तित्व परीक्षण मतलब व्यक्तित्व की जो परीक्षण है ना उसको कितने भागों में अलग अलग बांटा गया, कौन कौन ने किस किस प्रकार से व्यक्तित्व परीक्षण दिया है, तो इसके बारे में एक डिटेल क्लास आप लोगों को लिया हूँ मैं। ठीक है, और रोडसा इंक ब्लैक परीक्षण क्या होता है ये अगर आप लोगों को बताऊं ना तो रोडसा इंक ब्लैक परीक्षण का मतलब ये होता है कि ना एक इंक ब्लैक टाइप से जो कार्ड है ना, लगभग 11 प्रकार के जो कार्ड है वो दिखाया जाता है, जिसमें एक ब्लैंक होता है पूरी तरह से, और 10 जो कार्ड होता है ना उसमें क्या होता है इंक ब्लैक टाइप से कुछ कुछ चित्र बना होता है, और उस व्यक्ति से कहा जाता है कि आप इस चित्र को ना देखकर कोई कहानी बताइए या इससे क्या समझते हैं ये बताइए। तो इस प्रकार से जो ना इंक ब्लैक टाइप से जो परीक्षण होता है वो लिया जाता है, इससे उस व्यक्ति के ना परीक्षण किया जाता है, उसके व्यक्तित्व को मापा जाता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 29 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज की क्लास के अंतिम प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और इसका भी आंसर लेने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 30 को पढ़िए। कक्ष में स्वास्थ्य वातावरण के सृजन हेतु एक शिक्षक को ये कौशल एवं गुण विकसित करने चाहिए। पहला दिया है इसमें संवेदनशीलता एवं देखभाल, दूसरा विश्वसनीयता, तीसरा स्वयं व अन्य के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। ऑप्शन ए 1, 2 और 3, ऑप्शन बी 1 और 2, ऑप्शन सी केवल 1 या ऑप्शन डी 2 और 3। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 30 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए 1, 2 और 3 जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? कक्ष में स्वस्थ वातावरण के सृजन हेतु एक शिक्षक को ये कौशल एवं गुण विकसित करने चाहिए। तो कौन से कौशल और कौन से गुण विकसित करने चाहिए? तो सबसे पहला संवेदनशीलता एवं देखभाल भी हो जाएगा, विश्वसनीयता भी हो जाएगा, और तीसरा स्वयं व अन्य के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 30 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त कर देते हैं, और अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि इसी प्रकार से जब भी मैं आप लोगों का मैराथन क्लास लेकर आऊँ ना तो प्रॉपर टाइम पे आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिले और अच्छे तरीके से आप लोग अपना प्रिपरेशन है वो कर पाओ। तो इसीलिए ज़्यादा जरूरी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट क्लास में। आप सभी लोगों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो, और आज का क्लास कैसा लगा बिल्कुल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग।